बेखौफ, बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। सलीम, गालिब या चालिब, हमारे साथ मिल जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। ये ऑप्शन 19 जनवरी 1990 को 19 जनवरी 1990 को कश्मीर की वादियों में गूंजा। और ये किसके लिए था? ये था वहां की अक़लियत में रह रही आबादी जो ज़्यादातर दावों के हिसाब से 5% थी और कुछ दावों के हिसाब से शुरुआती दौर में 8 से 10% के आसपास थी। ये था कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए। एक ऐसी आबादी है जो असल में प्योर कश्मीरी थे। ये वहां के रहने वाले, वहां की सभ्यता, संस्कृति, तहजीब में जीने वाले लोग थे जिनको अचानक एक रात फतवा आता है और कहा जाता है कि अब आपको कश्मीर छोड़ देना है। ये वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो दुनिया में हर देश में होता है, लेकिन इतना ताकतवर होता है ये उस देश में हो जाता है जहां अक्सर सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं। अचानक क्या होता है कि मैं आपको पहले इंसिडेंट्स बता दूं, उसके बाद आपको ये समझने में आसानी होगी। जो मोटे तौर पर तो इस इंसिडेंट को लगभग लोगों ने जान लिया है, लेकिन जो कुछ अंदरूनी बातें हैं वो ये हैं। अचानक वहां कुछ राजनीतिक और कुछ सामाजिक हत्याएं होनी शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले जो टारगेट थे कश्मीरी पंडित थे और वैसे मुसलमान भी थे जो उस तरह की लिबरल सोच और हिंदू मुस्लिम और उस तरह की जो मिलीजुली संस्कृति और तहजीब के कायल लोग थे उन पर यह शुरू हुआ। और ये एक बहुत बड़े पत्रकार हैं प्रेम शंकर झा, जो उस जमाने के प्रधानमंत्री वीपी सिंह के मीडिया सलाहकार रहे थे जब ये एक्सोडस हुआ था। उस वक्त के उन्होंने कहा था कि एक नाराज लोग थे, एक मतलब गुस्वर, एक गुस्सा भरी, एक युवाओं में जो गुस्सा भरा हुआ था, उसका ये नतीजा निकला कि कश्मीर ने इसको पूरी तरह से, पाकिस्तान ने इसको कश्मीर के ऊपर अपने लिए कैश करा लिया। मैं सबसे पहले आपको बता दूं किन लोगों की हत्याएं शुरू हुई वहां हत्याएं शुरू हुई। सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है वो इनकी शुरू हुई। सबसे पहले जो माना जाता है पंडित टीकालाल टपलू। लेकिन अगर मैं आपको एक टेररिस्ट का नाम बताऊं जिसका नाम है बिट्टा कराटे, उसने कहा कि ये हमला सबसे पहले जो हुआ वो मैंने किया सतीश टिक्कू नाम के एक आरएसएस के वॉलंटियर थे उन पर। तो मसला यहां शुरू होता है, बात यहां शुरू होती है और ये झगड़ा धीरे धीरे चलने लगा। बात ऐसी नहीं थी कि 19 जनवरी 1990 को अचानक ये घटना घट गई। जितने भी एक्सपर्ट्स थे, जितने भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं, अगर आप उन किताबों को पढ़िए, जिसमें मैं आपको सजेस्ट कर दूं कुछ किताबों के नाम मैंने इसलिए नोट कर लिए हैं कि आपको आसानी हो। मलय कृष्णधर ने उस वक्त एक किताब लिखी थी एकदम बिल्कुल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओपन सीक्रेट्स इंडियाज इंटेलिजेंस अनवेल्ड। उसी वक्त जगमोहन मल्होत्रा, जिन पर कई लोग इल्जाम लगाते हैं और कई लोग हीरो बताते हैं, लेकिन बहरहाल ये सब वो लोग थे जो उस वक्त बहुत ही एक्टिव थे। उन्होंने लिखा था माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, जगमोहन ने लिखी थी। उसी वक्त जो एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी गई थी वो एक और मैं आपको अगर बताऊं कि अगर उससे पहले की एक बहुत मशहूर किताब है मोहम्मद डेन फॉक, उन्होंने लिखी है कश्मीर कौम का इतिहास। और मोहम्मद यूसुफ टैंग जो राइटर उन्होंने बहुत लिखा है। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बताएं कि 1990 में ऐसी क्या बात हो गई थी। ठंड, जाड़, एक तो कश्मीर ऊपर से जाड़ा, ज़बरदस्त क़यामत की रात गुजर रही होगी और अचानक ऐलान शुरू हुआ और वहाँ के जितने भी मस्जिदों पे कब्जा कर लिया वहाँ के टेररिस्टों ने। और इसमें प्रेम शंकर झा जो उस वक्त एकदम मीडिया में थे, जो उस वक्त वहाँ के कई लोगों से मिल रहे थे, कश्मीरी पंडितों से मिल रहे थे, औरतों से, मर्दों से, उन्होंने बताया कि इसमें वहाँ के आम लोगों का कोई हाथ नहीं था। वो सिर्फ अपनी जान बचा रहे थे। वो जो मुसलमान थे उनका कश्मीरियों को भगाने में कोई हाथ नहीं था। वो बाद में जब एक नाराज, जब जैसे मैं आपको बताऊं JK जो इलेक्शन लड़ रही थी 1987 में, लेकिन जब इलेक्शन वहां हुआ और जब रिजल्ट्स आए तो कई ऐसे नेता जिसमें एक बहुत फेमस नाम थे JK से लड़ रहे थे, वो इलेक्शन जीत गए थे और फिर उनको बताया गया कि यूसुफ नाम था उनका, उनको बताया गया कि नहीं आप इलेक्शन हार गए हैं, बस 35 वोटों से हार गए। ये एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से वहां एक नाराजगी फैल गई। उसी दौरान मकबूल भट्ट नाम का एक आदमी था जो बाद में वहाँ की मिलिशिया का हेड बन गया, उसको लीड कर रहा था, उसको फांसी हुई। कहा जाता है कि उसके जो फॉलोअर्स थे वो कह रहे थे कि वो रिवोल्यूशनरी था और वो क्रांति कर रहा था आज़ादी के लिए। अब मैं आपको बताऊं वो कश्मीरी जो मारे गए, जो फेमस, वैसे तो लगभग माना जाता है कि 1989 से लेकर के 2011 तक लगभग 399 कश्मीरी पंडित मारे गए, जो उसमें बहुत सारे प्रमुख थे। जो नाम आते हैं शुरू में वो कौन कौन थे आपको बता दूं। पंडित टीकालाल टपलू जो एक उस जमाने में बीजेपी कहिए या आरएसएस के एक नेता थे और वहां की बात कर रहे थे। दूसरे थे नीलकंठ गंजू। इनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, नीलकंठ गंजू वो आदमी हैं जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी दिया था। नीलकंठ गंजू को तो मारा ही गया, नीलकंठ गंजू की वाइफ को किडनैप किया गया, उसके बाद फिर वो कभी किसी को नहीं मिली। उसके बाद और भी प्रेमनाथ भट्ट लॉयर थे वो मारे गए, लासा कौल जो निदेशक थे दूरदर्शन के वो मारे गए। फिर आपको मैं बताऊं सरला भट्ट
बालकृष्ण गंजू, सतीश टिक्कू के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, और अभी जो सबसे लेटेस्ट मारे गए थे वो माखनलाल बिंद्रू थे। ये सब कश्मीरी पंडित प्रोमिनेंट लोग थे और मारे जा रहे थे। मैं आपको बताऊं, इतनी सी 5% की आबादी में इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग थे, और आज भी जब उन पर ये जुल्म बीत गया, जब उनको पूरी दुनिया में वो बिखर गए, उसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ एक चीज का साथ नहीं छोड़ा, वो एजुकेशन है। उनके परिवारों से आप आज भी अगर मिलेंगे तो वो काफी एजुकेटेड मिलेंगे, आपको वो नासा में काम करते हुए मिलेंगे। उन्होंने एक बहुत तकलीफ सही। अब आते हैं कि उस आखिर ऐसा क्या हो गया, वहां की जनता इतनी नाराज क्यों हो गई? अचानक वो लोग जिनका इस बात से कोई लेना देना नहीं था, जो जन्नत कहला रहा था, गर फिरदौस बर्रुए ज़मियस तमियस तो अमियस तो अमियस के बारे में, वो अचानक इतना बड़ा जहन्नम कैसे बन गया? कैसे बन गया? एक वहां की रहने वाली आबादी के खिलाफ वहां के लोग कैसे खड़े हो गए? कौन सी ताकत थी जो उनको पागल बना रही थी? एक आतंकवादी का मैं नाम लेना चाहूंगा जो उस टाइम में बहुत फेमस हुआ। उसका नाम था बिट्टा कराटे, लेकिन उसका असली नाम था फारूक अहमद डार, जिसने एक्सेप्ट किया है अपने इंटरव्यू में कि मैंने पहले उसने 12 कहा, फिर जब उससे इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि आपने सिर्फ 12 लोगों को मारा, उसने कहा कि नहीं आगे पीछे हो सकता है, कहा 20। हाँ 20 मान सकते हैं। जिसने पहली बार सतीश टिक्कू को मारा था जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, उसने कहा कि जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे गुरु थे, वो मुझे हुक्म देते थे, मैं आगे पीछे नहीं सोता। आप सोचिए वो कैसे ब्रेन वॉश हो गया होगा वहां के लोगों का, उन टेररिस्टों का, उन आतंकवादियों का, जो बाद में मुसीबत खड़े हुए, जो पाकिस्तान गए, वहां से ट्रेनिंग लेकर आए और वहां कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाने लगे। उन्होंने वहां के मुसलमानों को बहुत मारा, बहुत मुसलमान मारे गए। इसमें सबसे फेमस जो शांति के लिए प्रयास कर रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेम शंकर झा के, अगर वो इंटरव्यू आप सत्यहिंदी.com पर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस से 15 लोग मिले थे जो शांति को बहाल करना चाह रहे थे, अमन चाह रहे थे, सब के सब असैसिनेट हुए, सब के सब चुन चुन कर मारे गए घाटी में। जिसमें एक बहुत फेमस नाम था मीर वाइज मौलवी फारूक, वो भी मारे गए। ये तो मुसलमान थे, ये मारे गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लोग मारे जा रहे थे और लोग इसको अब सहते जा रहे थे। अब जिस कश्मीर में कहा जाता है कि क्राइम बिल्कुल नहीं होता था, वहां अगर 1-2 मर्डर हो जाता था लोग चौंक जाते थे, उसके बाद वहां रातों रात क्राइम बढ़ गया। अब मैं आपको बताता हूं उस रात क्या क्या हुआ, उन घटनाओं के बारे में थोड़ी सी बातें, आइए देखते हैं। जगमोहन जो गवर्नर बनकर 18 जनवरी 1990 को वहां पहुंचे, मतलब वो पहुंचे और उनको पहुंचना था कश्मीर, साउथ कश्मीर और सोपोर जो है वो मेन एरिया था जहां कश्मीरी पंडितों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा था। लेकिन जगमोहन नहीं पहुंच पाए। एक तो जो पॉलिटिकल होता है कि उस जम्मू जो था वो उस वक्त वहां का कैपिटल था, और दूसरी बात कि इतना बर्फ जम गया वो वहां नहीं पहुंचा। अच्छा, एक दिन पहले ही उनको रिक्रूट किया गया, वहां राज्यपाल के तौर पर अपॉइंट किया गया, और उसके बाद वहां के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था एक दिन पहले। और ये अपने आप में बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो रात कोई सरकार नहीं थी कश्मीरी पंडितों के लिए। जुल्म तो कभी भी होता है ना, चाहे वो कोई भी जुल्म हो, किसी भी कौम, हर कौम पर जुल्म होता रहा, कहीं मेजॉरिटी में, कहीं जहां जहां जो। अगर हम सरकार चाहे तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। सरकार चाहे तो दंगों को रोक सकती है, सरकार चाहे तो इस तरह के एक्सोडस को रोक सकती है, और सरकार अगर कमजोर पड़ जाए तो यह बहुत खतरनाक हो जाता है। एक जो और मैं आपको कारण देना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माना जाता है कि उस जमाने में मुफ्ती मोहम्मद सईद जो भारत के गृह मंत्री थे, उनकी बेटी रुबैया सईद, जिसको किडनैप कर लिया था टेररिस्टों, उसके एवज में 4 से 5 टेररिस्टों को छोड़ने की बात हुई और सरकार ने इसको मान लिया। वो पहली जीत थी उन टेररिस्ट को, और उन मुसलमानों के लिए भी, वो कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि लगता है अब कश्मीर का कोई माई बाप नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान जो उसको हड़पने को तैयार, एक तरफ हिंदुस्तान जो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। एक बेटी, एक लड़की के लिए, मतलब चूंकि वो गृह मंत्री की बेटी, 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया गया है। और समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि अब कोई भी सरकार को डरा सकता है। ये एकदम ओपन सरेंडर था। उसके बाद अब अगर हम लोग बात करें कि भाई ये जो चीजें आ रही हैं ये कहां से, तो जब वो टेररिज्म चलने लगा और कश्मीर जब रातों रात बदलने लगा, जब वहां मस्जिदों से नारे गूंजने लगे कि, और आपको मैं बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि रूस और अफगानिस्तान की लड़ाई में रूस बुरी तरह कोलैप्स हुआ था। उसके थोड़े दिन के बाद आपको पता है यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया। तो इसने एक मॉरल दे दिया कि देखिए, मजहब के नाम पर एक हाथ में कुरान एक हाथ में गन लेकर हमने सुपर पावर को हरा दिया। कश्मीर के वो मुसलमान जो कम पढ़े लिखे थे और जिनको लग रहा था कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ले रहे थे, वो अचानक वहां से इस मोटिवेशन के साथ पहुंचे कि अब हम तो कश्मीर को आजाद करा लेंगे और अपना देश बना लेंगे और एक सरकार बना लेंगे, एंड वी आर द रिवोल्यूशनरी, हम क्रांतिकारी इंकलाबी हैं। उन्होंने नारा दिया, जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, अब कश्मीर की बारी है। हम क्या चाहते, आजादी, आजादी का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह।
ये वही ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसको किस तरह से देखिए, इस नारे को, जिसने दुनिया में अमन और शांति को फैलाया, जिसने पहली बार बताया कि कमजोरों का साथ देने का नाम इस्लाम है, जिसने निजाम मुस्तफ़ा को कहा, निजाम मुस्तफ़ा का मतलब है जहां सब लोग टॉलरेंस और सब लोग एक दूसरे की बात मान कर रहे हैं। दुनिया एग्जाम्पल थी इसका, जिसने दुनिया, इस्लाम ने आकर ये पहली बार बताया कि अगर आपका मत दूसरों से अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने कश्मीर में देखा कि सेंटेंसेस वही थे, वर्ड्स वही थे, टर्म्स वही थे, बस मकसद अलग था। उसको यूज करने वाले लोग, उसको एक्सप्लॉइट करने वाले लोग बन गए और उन्होंने बच्चों के हाथ में गन दे दिया। उन लोगों ने जो छोटी छोटी बातों से, जो कहिए कि स्टेट की कुछ हरकतों से नाराज हो गए और उन्होंने समझ लिया कि पूरी भारत सरकार ही उनकी दुश्मन है, और अगर भारत सरकार उनकी दुश्मन है तो पाकिस्तान ने उनको कैच कर लिया। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं बता चुका हूं कितने लोग मारे गए। अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं कि अभी ये माना जाता है, जैसा कि संजय टिक्कू जो अभी वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बचे हुए कश्मीरी, क्योंकि सारे कश्मीरी नहीं भागे थे, जो कश्मीरी पंडित थे वो रह गए थे। अब तो कुछ लोग वहां चले भी गए हैं अपने से, सरकार ने नहीं भेजा है, ये तय बात है। सरकार स्कीम्स निकालती है, नौकरियां देती है, कई बार 2009 में भी हुआ, 2015 में भी हुआ, लेकिन बहरहाल वो कोई इलाज नहीं है। कश्मीरी पंडित वहाँ रिसेटल नहीं हो पाए हैं। लेकिन 20,000 के आसपास माना जाता है कश्मीरी पंडित आज भी हैं वहाँ, और उनको रिप्रेजेंट करते हैं 53 साल के संजय टिक्कू। उन्होंने कहा कि हम अभी भी दहशत में आ जाते हैं कभी कभी। उन्होंने बताया कि हमने वो कश्मीर देखा है जहाँ ऐसी मजहबी कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन अचानक पता नहीं कौन सा रंग उफान लाया। अब मैं आपको बताऊं कुछ और बातें, ऐसा नहीं कि जगमोहन के बारे में आपको बता, जगमोहन के बारे में अक्सर इल्जाम लगाया जाता है कि वो ही मेन कल्प्रिट थे। लेकिन जितना कि मैंने पढ़ा और जितना कि मैंने कुछ किताबों का रेफरेंस देखा, राहुल पंडिता को पढ़िए आप, मोहन जोशी को आप पढ़ सकते हैं, उस वक्त के और जो राइटर्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, कि जगमोहन इतने बड़े जिम्मेदार नहीं थे। उन्होंने कोशिश की थी, अब उनके हाथ से मामला निकल गया था, और जिस वक्त उनको वहां अपॉइंट करके रखा गया राज्यपाल के तौर पर। हम इस समस्या पर एक वीडियो और आपके लिए लाएंगे, और हम आपको और अच्छी तरीके से इस प्रॉब्लम को बताने की कोशिश करेंगे, और कुछ हद तक इसका सोल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है, कौम की परेशान हाली को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। बने रहिए पहल भारत पर, हम आपके साथ बने रहेंगे।